आज जिस घटना का मैं विचार करूंगा, आपको बताऊंगा, वह वास्तव में मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट केस था। मैं 99 तक नेपाल में बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में वहाँ पे डेपुटेशन पर था और यहीं मेरे पीछे एक मेरा ही छात्र जो मेरे काफ़ी नज़दीक भी था, 27/5/99 को 99 को वह अपने बेटे के साथ में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक स्विमिंग पूल है, उसमें स्विमिंग करने के लिए आया। वो रेगुलर स्विमर था और स्विमिंग करते करते अचानक वो स्विमिंग पूल से बाहर नहीं निकला तो सब लोगों ने देखा कि भाई वो कहाँ गया। तो वो उसके पानी के बीच में नीचे तले पे पड़े हुए थे। तुरंत निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वह बहुत अच्छा स्विमर था, ट्रेंड स्विमर था। जिसे कह सकते हैं एक तरह से एक्सपर्ट स्विमर था, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले, मेरे पास आकर के एमडी ज्वाइन करने से पहले वह इंडियन नेवी में था। एमबीबीएस उसने आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना से की थी और उसके बाद उसने नेवी को ज्वाइन किया था। और नेवी वालों को सबको स्विमिंग की ट्रेनिंग देना एक कंपलसरी होता है, और तो वो भी उस ट्रेनिंग को लिए हुए था। नेवी से अपना शॉर्ट सर्विस कमीशन कंप्लीट करके वो दिल्ली में आ गया और दिल्ली में आकर के शाहदरा में उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस उसकी शाहदरा में चल पड़ी क्योंकि उन दिनों में डॉक्टर्स बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए उसको अपनी प्रैक्टिस जमाने में कोई पता नहीं चला। उन दिनों में पेनिसिलिन का उपयोग बहुत हुआ करता था। पेनिसिलिन एक एस्टेब्लिश्ड एंटीबायोटिक थी और उसका उपयोग डॉक्टर लिबरल रूप से करते थे, लेकिन यह एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ थी कि पेनिसिलिन से रिएक्शन हो सकता है, यह सबको मालूम था। इसलिए पेनिसिलिन देने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता था। सेंसिटिविटी टेस्ट करते समय ही उसमें डाइल्यूटेड फॉर्म में पेनिसिलिन हाथ पे इंट्राडर्मल रीजन में इंजेक्ट किया जाता है, फिर 20-25 मिनट तक वेट किया जाता है। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो मान लिया जाता है कि भी इसको पेनिसिलिन दे सकते हैं। दुर्भाग्य से बहुत लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन को, ऐसा केस कोई लाखों में एक होता है, वो पेनिसिलिन की सेंसिटिविटी डोज से ही उसकी डेथ हो जाती है। इसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। तो जिनमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उनको जैसे उसको डाइल्यूट करके देते हैं, लेकिन डाइल्यूट फॉर्म से ही कभी कभार, बड़ा रेयर होता है पर होता है,
एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाता है और इतना सीवियर होता है कि कुछ डॉक्टर कुछ उससे पहले कि इमरजेंसी असिस्टेंस दें, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, सीधा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। ऐसा ही उसके साथ हुआ। एक औरत को उन्होंने सेंसिटिविटी डोज लगाई और उस डोज के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। अब जैसा होता है, पूरा एरिया डॉक्टर साहब के पीछे लग गया। लोगों ने क्लिनिक को तोड़ डाला, उनकी जो सारे उनको भी पकड़ लिया और पुलिस को कर दिया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और जब इनकी बेल हो गई, क्योंकि सिर्फ 304A में केस बनता है ये, तो उसमें बेल हो जाती है, पर्सनल बॉन्ड पे बेल हो जाती है। तो जब इनकी बेल हो गई तो उस पीरियड में ये मेरे से मिलने आए थे कि वो क्या करें। मैंने कहा अब इसका तो कुछ तुमको सिद्ध करना पड़ेगा, अच्छा वकील करो, कोर्ट में सिद्ध करो कि तुमने सेंसिटिविटी डोज ही दी थी। अब सेंसिटिविटी डोज से ही अगर आदमी मर गया एनाफिलेक्टिक शॉक होकर के, तो हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से तो ये कोई नेग्लिजेंस नहीं बनती है, क्योंकि सेंसिटिव डोज आप देते ही इसलिए है पता लगाने के लिए कि व्यक्ति सेंसिटिव है कि नहीं है, उसमें एनाफिलेक्टिक हो सकता है नहीं हो सकता है, और अगर उसी से कोई फैटल रिएक्शन हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा मैंने उनको बताया, तो तुम ये प्ली ले सकते हो। उसी दौरान मेरे से एक दो बार फिर मिले और पता नहीं कैसे उनको प्रेरणा मिले कि मुझे फोरेंसिक में ही कर लेना चाहिए MD, क्योंकि जब तक केस चल रहा था वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, तो इसलिए शायद उसने सोचा। और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारा MD के लिए होते हैं उसमें अपीयर हो गया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया और मेरे पास वो MD के लिए आ गया। आते मैंने पहचान लिया, अरे मैंने कहा चौबे, उसका नाम था डॉक्टर। तो मैंने कहा चौबे तुम सेलेक्ट हो गए? बोले हाँ मैं सेलेक्ट हो गया, अब मैं आपके पास ही आ गया हूँ, अपने MD भी करूँगा और केस भी लड़ता रहूँगा। प्रैक्टिस तो मैं इस पीरियड में कर नहीं सकता, क्योंकि आसपास बदनामी काफ़ी हो जाती है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, टेलीविज़न पे आ जाता है, सब जगह आ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। इसी बीच उसने शादी भी कर ली थी, तो बोला मैंने शादी भी कर ली है तो डबल मेंटेन, हालांकि उनकी पत्नी काम करती थी लेकिन फिर भी बोले कि फैमिली को मेंटेन करने के लिए। और MD करते वक्त जो सेलेक्ट होके आते हैं उनको ठीक सी सैलरी मिल जाती है, अपने मेंटेन करने के लिए सैलरी मिल जाती है रेजिडेंसी में। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उसने MD किया, बहुत ही मेहनती बच्चा था और कभी उसने मेरे को किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया। बड़ा जोवियल था, बड़ा अच्छा था। तो मेरे साथ उसकी अच्छी एक केमिस्ट्री बैठ गई और मैं उसको चाहने भी लगा। मैंने सोचा कि तुम यहीं MD करके यहीं पे अगर कोई पोजीशन आएगी तो तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे। लेकिन MD करने के बाद में उसका केस चलता रहा। उस पीरियड में MD करने के बाद फिर उसने 3 साल के लिए सीनियर रेजिडेंसी भी मेरे पास की। मैंने उसको रखा सीनियर रेजिडेंट, और इसी सीनियर रेजिडेंसी में जो मजिस्ट्रेट थे जिनके केस चल रहा था उन्होंने उनको सज़ा दे दी। लेकिन सज़ा फिर सिर्फ 2 साल से कम की, क्योंकि 304A में केस था, तो उनको 6 महीने या 8 महीने की ऐसी को सज़ा दे दी। तो वो बेलेबल होती है, फिर उनको बेल के लिए हाई कोर्ट में केस उनका चला गया, चलता रहा। बहुत उदास हुआ। मैंने उसको बहुत समझाया था, प्लीज़ दी थी कि भाई ये प्लीज लेना, और वास्तव में बनता नहीं था। किसी भी तरह से 6 महीने की सज़ा या 8 महीने की सज़ा या कितनी भी सज़ा आप दो, वो सज़ा बनती नहीं थी। कि पता लगाने के लिए आप सेंसिटिव टेस्ट करते हैं, वो सेंसिटिव टेस्ट ही अगर उसमें हो गया, ये मरीज़
और लोग भी ये कह रहे थे कि उसका टेस्ट ही किया गया था, उसको इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। तो एविडेंसेस भी उसके सारी फेवर में थी, लेकिन फिर भी कोर्ट इज कोर्ट। तो उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया कि मैं 3 साल यहीं रहूँगा, क्योंकि जब तक मैं हाई कोर्ट से क्लियरेंस नहीं ले सकता तब तक न तो मैं सर्विस ज्वाइन कर पाऊँगा न कुछ कर पाऊँगा। तो भाग्य से उसको हाई कोर्ट से एक्यूटल मिल गया, और उसके बाद वो सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका सिलेक्शन हो गया। हालांकि सीनियर रेजिडेंसी का 1 ही साल गुजरा था उसका, लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल में जब एज ए स्पेशलिस्ट 87 या 88 में उसका हो गया, सॉरी 87 या 88 में उसका हो गया, तो मैंने उसको यही एडवाइस किया कि भाई तुम वहाँ पे ज्वाइन कर लो, कोई अगर यहाँ पोजीशन आएगी तो निश्चित रूप से तुम यहाँ अप्लाई करना, फिर देखेंगे जैसे तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी। तो इस तरह से वो मौलाना आज़ाद इसमें सफदरजंग हॉस्पिटल में वहाँ पे एज ए फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट उसने ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो हफ्ते में 2-3 दिन आता रहता था, मिलता रहता था, मेल जोल वाला वैसा व्यक्ति था। बाकी भी सबसे उसकी दोस्ती थी, उनके जो साथ थे यहाँ पे। और वो हमारे स्विमिंग पूल का मेंबर था। स्विमिंग पूल है हमारे यहाँ पे एम्स में, बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल है, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल था, बहुत पुराना, जब बना एम्स तभी से बना था। तो वो उसका मेंबर था, तो उसने वो अपना पेमेंट करके अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू रखा, और रोज़ नहाने शाम को आता था। 99 में मैं नेपाल में था, बीपी कोराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में, धारान एक जगह है वहाँ पे था, कि 27/5/2099 मेरे पास उस वक्त के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का फ़ोन आता है। बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि ऐसे ऐसे आपका जो एक स्टूडेंट था डॉक्टर जीके चौबे, पीसे चौबे नहीं, जीके चौबे, वो उनकी स्विमिंग पूल में तैरते तैरते डेथ हो गई है। तो क्या उनको, मुझसे ये पूछा गया था भी क्या उनको कोई बीमारी थी, हाइपरटेंशन या एपिलेप्सी ऐसे कुछ, कि जिससे वो तैरते तैरते कई बार एपिलेप्टिक अटैक हो जाता है तो आदमी डूब जाता है, हाइपरटेंशन हो तो कोई ब्लीड वगैरह हो सकता है ब्रेन में, उससे अनकॉन्शियस हो सकता है। तो इसलिए वो जानना चाह रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बीमारी उनको नहीं थी। वो एकदम नॉर्मल और फिट रहने पर, उसको फिजिकल फिटनेस का बहुत शौक़ था, और वो स्विमिंग और एक्सरसाइज वगैरह सब करता रहता था। कभी कभार ड्रिंक्स ले लेता था, इसके सिवाय कभी और कोई किसी तरह की उसमें आदत नहीं थी। खैर, मैं उस वक्त इतना नहीं समझ पाया। नवंबर 99 में मैं वापस आ गया। तो वापस आने के बाद 2001 में दोबारा से पुलिस ने मेरे को संपर्क किया। डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन में उनका केस रजिस्टर्ड था, और उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा एसएचओ डिफेंस कॉलोनी ने, कि आप एक बोर्ड बना करके और फॉलोइंग क्वेश्चंस का रिप्लाई दीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो रेज किए गए थे उसमें, क्योंकि इसमें इंक्वायरी कमेटी भी बैठ गई थी, तो वो इंक्वायरी कमेटी भी अपना काम कर रही थी। खैर, उन सब प्रश्नों का उत्तर हमने यथोचित दे दिया। प्राइमरली वो कारण को समझना चाहते थे कि आफ्टर ऑल एक तैराक जो ट्रेंड है और अपने बच्चे के साथ नहाने आया है और अचानक वो डूब जाता है, तो ये कैसे संभव है, किस तरह से, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ थी या कैसा था। और वो उस स्विमिंग पूल में कोई 2-3 साल से, बच्चा भी उसका 4-5 साल का था उस वक्त, तो
वो तो जब से आया था वहाँ पे 4-5 साल ही उसको आए हुए थे, 6-7 साल उसको एम्स के कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, तब से ही वो वहाँ पे रेगुलर विजिटर था। तो ये संभावना कैसे है, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। खैर वो एक अलग बात रही, उस पर फिर काफ़ी इन्वेस्टिगेट हम करते रहे, काफ़ी इंक्वायरीज कमेटी चलती रही। उसके जो मित्र लोग थे वो एजिटेट होकर के कुछ एम्स से डिमांड भी करते रहे कंपनसेशन का, ये सब और न्यूज़पेपर में बार बार निकालते रहे उसके दोस्त लोग। चलो ये उनकी भावनाएं हैं, उनके लिए जो अपने दोस्तों के लिए लोग करते ही हैं, पर ये चलता रहा। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी एक लॉस हुआ, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का था और एक्सपर्ट भी था और बहुत स्पष्ट विचारों वाला और बहुत ही जोवियल, किसी के प्रति कोई एनिमिटी ऐसे रखने वाला नहीं और बहुत ही जोवियल स्वभाव का था। और इस लंबे पीरियड में मेरे साथ उसके बहुत अच्छे संबंध बन गए थे। बहुत ही सैक्रिफाइसिंग स्वभाव था। एक उसका साथी था डॉक्टर R.K. शर्मा, क्योंकि जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका सिलेक्शन हुआ तब भी सेलेक्टर मैं ही था बाय द वे। और उसके बाद में वो मुझे कहने लगा, साहब आपने तो मेरे को यहाँ सेलेक्ट कर लिया, फिर एम्स। मैंने कहा देखो, यू विल बी माई फर्स्ट चॉइस, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत अच्छा था, हर दृष्टि से बड़ा अच्छा बैलेंस्ड लड़का था। तो उसी वक्त R.K. शर्मा नाम का एक दूसरा लड़का था, वो भी उसके साथ MD कर रहा था, लेकिन और उसका दोस्त अपने आप को बहुत अच्छा दोस्त कहता था, क्योंकि दोनों MD में एक साथ ही थे मेरे नीचे। तो हमारे यहाँ जब एक पोजीशन आई तो उसके लिए उसने भी अप्लाई किया और इसने भी अप्लाई किया, तो दो ही कैंडिडेट एप्लीकेंट हो गए, एक R.K. शर्मा हो गया और एक ये G.K. चौबे हो गया। अब उसका देखिएगा, उसको मालूम था कि अगर इंटरव्यू में हम दोनों जाते हैं तो दोनों में से एक आदमी का सिलेक्शन होगा। और डॉक्टर डोगरा जो है वो उसको पता था कि मेरे बहुत शुभचिंतक है, उसने काफ़ी मेरे साथ काम किया था, तो एक भावना सा अंदाज़ा लग ही जाता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी इससे वहाँ पे, क्योंकि एकेडमिकली G.K. चौबे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इन कंपैरिजन R.K. शर्मा के। G.K. चौबे एकेडमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने काम भी काफ़ी अच्छा किया हुआ था। दूसरी तरफ R.K. शर्मा एक रेजिडेंट डॉक्टर्स का लीडर था, प्रेसिडेंट था RDA का और था, तो वो शरारत भरी चीज़ें जैसे छात्र लोग करते हैं उनमें करने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था, पढ़ाई में कम। उसकी भी मृत्यु हो गई अभी कुछ साल पहले, गले के कैंसर से उसका भी देहांत हो गया। तो वो थोड़ा उच्छृंखल स्वभाव का था और मेरे से अक्सर उलझ जाता था, बहुत से केसेज में मेरे से उलझ जाता था, वो बहुत सी परिस्थितियों में बहुत मेरे से उलझता रहता था। वैसे भी रखना जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था, उसको रखने का मतलब था कि अपने लिए एक समस्या रखना। खैर वो तो एक अलग बात है, सिलेक्शन हमेशा परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू वहाँ पे आप सभी इम्पार्शियल होते हैं, आप अकेले नहीं होते, कोई निर्णय आपके हाथ में नहीं होता। 10-12 लोग होते हैं सिलेक्शन कमेटी में, डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट जगह से, और वो लोग डिसाइड करते हैं। हेड का डिपार्टमेंट कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता सिलेक्शन में। वो जो एक्सपर्ट्स आते हैं बाहर से आते हैं सारे, और बाकी मेंबर्स भी सभी बाहर से होते हैं, एम्स के बाहर से होते हैं, तो वो लोग डिसाइड करते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ होता नहीं। उस वक्त पता नहीं R.K. शर्मा में और उनमें क्या गुफ्तगू हुई कि G.K. चौबे इंटरव्यू के लिए ही नहीं आया। तो सबको सुबह 9 बजे बुला लिया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू चाहे 2 बजे हो, 3 बजे हो, रात को कभी वो 10 बजे भी होता है। वो तो जिस ढंग से नंबर लोगों का आएगा उस ढंग से होगा। और काफ़ी बड़ी मैंने जैसे का सिलेक्शन कमेटी होती है तो उसमें बड़ा वो होता है, लेकिन वो इंटरव्यू फिर ही नहीं हुआ। मैंने काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन दोनों मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं थे, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए।
और वो इंटरव्यू में नहीं आया, और आर के शर्मा बीइंग ओनली कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट है तो फिर क्या, उसको सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर रहा है, हमारे यहाँ पे काम कर रहा था और सीनियर रेजिडेंट था, सब था, तो अब उसको कैसे कोई इनकार करेगा कि भाई तुमको नहीं लेंगे। और जो भी व्यवहार होता है वो डायरेक्टर को भी पता था, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को भी पता था, सबको पता था, लेकिन व्यवहार के आधार पर तो हम किसी को कह नहीं सकते कि भाई यूनियन का लीडर है, ये करता है वो करता है, ऐसा तो आप कह नहीं सकते। आपको तो बिल्कुल परफॉर्मेंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसका सिलेक्शन हो गया। यानी कि उसने अपने दोस्त के लिए, मित्र के लिए, उसके रिक्वेस्ट पे, जो उसकी एक चाहती पोस्ट थी जहाँ वो आना चाहता था, एक एम्बिशन लेके बैठा था, वो भी उसने नहीं ली। तो इतनी तरह ऐसा एक अच्छा व्यक्ति, और वो अचानक पानी में डूब के उसकी डेथ हो जाती है, ये वास्तव में एक बड़े लॉस की बात थी। खैर, जो पत्र हमें एसएचओ डिफेंस कॉलेज से मिला था उसका यथोचित अपन लोगों ने सारा डिटेल में रिप्लाईज बनाई, सारा लिटरेचर देखा, सब कुछ करके, और फाइनली कि डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग ये है उसमें एस्टेब्लिश हुआ। कुछ उसके मित्र लोग चाह रहे थे कि इनको कुछ गवर्नमेंट से कंपनसेशन मिले या कुछ मिले, तो वो कंपनसेशन वगैरह मिलना तो भाई देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सफदरजंग हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट थे, तो वो तो उनकी उधर से जितनी भी है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। एम्स उसमें कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कुछ उसके मित्र वगैरह चाहते थे कि एम्स भी कुछ कंपनसेट करे, क्योंकि स्विमिंग पूल उनका है। तो एम्स का तो सिंपल स्विमिंग पूल था और उसमें उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, वह इतना मात्र था। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि आदमी का भाग्य भी क्या होता है। उसने AFMC पूना से, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना से MBBS किया, नेवी में रहा शॉर्ट सर्विस कमीशन में। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं नेवी छोड़ दूंगा, प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए दिल्ली आ गया, प्राइवेट प्रैक्टिस चल भी पड़ी, तो उसके साथ वो हादसा हो गया। उस हादसे के कारण वो मेरे कांटेक्ट में आया, तो MD फॉरेंसिक मेडिसिन में आ गया। अब आगे करियर उसका बहुत आसानी से बन सकता था, लेकिन भाग्य को क्या मंजूर था, वह पानी में नहाते वक्त स्विमिंग पूल में डूब गया, जिसका कारण भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या ऐसी व्यवस्था हुई। डूबने की फाइंडिंग्स तो थी, लेकिन वो डूबा क्यों ये हमें किसी को समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ एपिलेप्सी रही हो सकता है कुछ हाइपरटेंशन रहा हो, या एक और कारण जो हमको समझ में आता था, क्योंकि उसके इंटेस्टाइनल स्टोमक एवरीथिंग वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी, और वो काफ़ी धार्मिक आदमी भी था। तो कुछ लोगों ने बताया कि वो काफ़ी व्रत रख रहा था उस वक्त, जैसे नवरात्रि का समय होता है ऐसे कुछ व्रत रखे हुए थे, तो इसलिए वो 2-3 दिन से अपना खाना वाना जो है, डायबिटिक भी नहीं था, बड़े एक्सरसाइज करने वाला लड़का था। और वो तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया हो। लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया भी ज़्यादातर डायबिटिक्स में होता है, नॉन डायबिटिक्स में अगर व्रत भी रखा है, कुछ भी रखा है, तो उसकी संभावनाएं कम होती हैं। तो इस तरह से ड्राउनिंग हुई, लेकिन ड्राउनिंग का कारण समझ में नहीं आया। हो सकता है कुछ पानी अचानक सडनली उसके मुंह में चला गया हो और लेरिंगोस्पाज्म हो गया हो और वह एक्सफिक्सिएट होकर के उसकी डेथ हुई, एक संभावना रहती है। तैरने वाले लोगों में कई बार रिफ्लेक्सली पानी मुंह में चला जाता है और वो ट्रेकिया में या रेस्पिरेटरी पैसेज में चला जाता है अगर, तो रिफ्लेक्सली जो है वहाँ पे, जैसे पहले भी हमने ऐसे केसेस देखे, वो स्पाज्म हो जाता है और स्पाज्म से एस्फिक्सिया होकर डेथ हो जाती है। तो संभवतः ऐसा कुछ ही उसको हुआ था, पर ड्राउनिंग बियॉन्ड डाउट थी, उसमें कोई शक की बात नहीं, सारी फाइंडिंग्स उसमें अवेलेबल थी।
ये थे। उसके बाद उसका मित्र जो आर के शर्मा था, उसको भी गले का कैंसर हो गया और ही आल्सो एक्सपायर्ड। तो ये थी कहानी एक ऐसे डॉक्टर की। ये बहुत अच्छा था, उसके सामने कैरियर था और वो अचानक ही ड्राउनिंग से कट शॉर्ट हो गया। आज बैठे बैठे ही मुझे उसका ध्यान आया, तो मैंने सोचा ये घटना आप लोगों से शेयर करूं। धन्यवाद।